नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे एक और ब्लॉग पे। आज है डे 2 इन पोखरा और हम आए हैं पुमड़ी कोट के शिवा टेम्पल। और अब तक तो आपको पता चले गया होगा कि नेपाल में जहाँ पर भी टेम्पल है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई मिलती है, स्टीप चढ़ाई होती है। और स्टीप चढ़ाई पर आप हाँफते हाँफते चढ़ते हैं, फिर आपको दर्शन होते हैं। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। और जैसा नागरकोट में मेरा हाल हुआ था, वैसा भी यहीं पे हाल हो रहा है। थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। इसी तरह मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर तक पहुँच गए, लेकिन सासू माँ को हमें नीचे रखकर आना पड़ा। बिठाकर आए हैं नीचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई वो चढ़ नहीं पाएंगी और उनको पैर में भी तकलीफ़ है। यहाँ पर वीडियो का वॉइस म्यूट किया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ थी। वैसे तो हमने रेंटेड कार ली थी और होटल से पुमड़ी कोट तक आ गए थे, लेकिन पुमड़ी कोट टेम्पल के 500 मीटर के बाउंड्री के अंदर जो है, बाहर की रेंटेड कार्स आना अलाउड नहीं है। इसलिए हमने अपनी रेंटेड कार नीचे पार्क की है और सासू माँ को भी नीचे ही बिठा कर आए हैं। कोइंसिडेंटली हमें एक कैब वाले भैया मिले, जिन्होंने कहा कि वो मम्मी जी को नीचे से ऊपर तक लाएंगे और 300 रुपये चार्ज करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मान गए, क्योंकि हमें लग रहा था कि इतनी दूर तक आकर भी उनके दर्शन कंप्लीट नहीं होंगे। तो मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं ड्राइवर भैया को लेकर मम्मी जी को लाने, और फाइनली मम्मी जी आ गई। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल काले खा पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य डले। ओम रम 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 हूँ फटकरी, काल अग्नि आदेश तत्। सच कहूँ तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मम्मी जी ऊपर शायद नहीं आ पाएंगी, लेकिन अब महाकाल की इच्छा है तो असंभव भी संभव है। यहाँ पर आप जितने भी शिवलिंग देख रहे हैं, ये सब दान किए हुए हैं। तो कभी किसी की मन्नत पूरी हुई या फिर अगर कोई अपनी इच्छा से शिवलिंग दान करना चाहता है, तो यहाँ पर उन्होंने वही किया है। तो हर शिवलिंग के सामने बाकायदा उस व्यक्ति का नाम, उन्होंने वो शिवलिंग कब दान किया हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। पुमड़ी कोट हिल से पोखरा वैली जो है, बहुत ही सुंदर और काफ़ी साफ़ तरीके से दिखाई देती है। अब शिव टेम्पल के पास वाले हिल में एक और मंदिर था, लेकिन क्योंकि इसमें फिर से जाने में भी चढ़ाई उतराई होने वाली है, तो हमने सोचा कि वो वाला जो ट्रिप है वो स्किप करते हैं। अब यहाँ से हमें जाना था पीस पगोड़ा, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन कर लेते हैं और फिर हम निकल पड़ेंगे पीस पगोड़ा के लिए। क्योंकि आज का दिन जो है वो हमने सोचा था कि हम मैक्सिमम जितने भी साइट्स हैं वो हम सब कवर कर लेंगे, तो इसलिए हम थोड़ी जल्दी में थे। तो दर्शन तो हो ही गए थे, अब हम निकल पड़े अपने रास्ते पे पीस पगोड़ा की तरफ। वैसे आपको पता है कि यहाँ पर टिकटॉक इतना फेमस है कि आपको रास्ते में ही लोग नाचते गाते ऐसे टिकटॉक बनाते हुए मिल जाएंगे। पुमड़ी कोट से निकलकर आधे रास्ते पीस पगोड़ा तक जाने के बाद हमें कैब वाले भैया ने बताया कि वहाँ भी आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ जो है चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। तो क्योंकि अगेन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है एक थोड़ा डिफ़िकल्ट इशू है, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग दूर से ही पीस पगोड़ा देख लेते हैं। तो मैं आप सबको भी एकदम दूर से पीस पकौड़ा दिखाना चाहूँगी। और वो रहा पीस पकौड़ा। वहाँ से हम निकल पड़े गुप्तेश्वर महादेव गुफाओं के लिए। वैसे बाहर से देखकर मुझे लग रहा था कि गुफा होगी कहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ तो लोग हैं और दुकानें हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस है 20 मीटर्स और वहाँ से डिस्टेंस है 10 मीटर्स। और अगर आप वो वाला बोर्ड देखेंगे तो अगली गली से डिस्टेंस है 10 मीटर्स। अब हम सोच रहे हैं कि इस गली से जाएं या फिर अगली वाली गली से जाएं। मेरी सासू माँ को पसंद है शॉपिंग, तो हमने सोचा कि यहीं से थोड़े बहुत गिफ्ट्स ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बैग्स, ज्वेलरी आइटम्स, छोटे मोटे कपड़ों के, लकड़ियों के सामान, हैंडीक्राफ्ट्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी गिफ्ट्स के लिए। फाइनली हम पहुंच गए गुप्तेश्वर महादेव केव के एंट्रेंस पे, और वहां पहुंचने के बाद भी मैं सोच रही थी कि ये गुफा है कहाँ पे,
क्योंकि ये गुफा कम और दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो ज़्यादा लग रहा था। खैर जो भी हो, गुफा तो हमें तब तक दिखी नहीं, लेकिन टिकट्स हमने ज़रूर लिए काउंटर से। तो टिकट लेकर हम अंदर घुस गए और अंदर जाते ही मुझे दिखी फिर से ढेर सारी सीढ़ियाँ। तो हाँ, सीढ़ियों से हमने फिर से दोबारा उतरना शुरू कर दिया। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त हमने देखा कि हमारी साइड में जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हुए थे, और उन्हीं को देखते देखते हम सीढ़ियाँ नीचे उतरना शुरू हो गए। तो अब तक मैं यही सोच रही थी कि केव कहाँ पर है, क्योंकि अब तक तो हमें सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिखी, लेकिन फाइनली मुझे केव दिख गई। केव में हम तीनों जो हैं एंटर तो कर गए, लेकिन फिर से केव की सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा पानी था। तो कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हमने मम्मी जी को एक बेंच पे बिठा दिया और मैं और मेरे हस्बैंड आगे निकल पड़े। यहाँ के शिवलिंग की खासियत यह है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने इसको स्थापित नहीं किया है, ये खुद ब खुद ज़मीन से आई है ऊपर। ये जो सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं ये बर्फ़ नहीं है, पानी है, और ये काफ़ी हज़ारों सालों से जो है गुफा के अंदर गिर रही है। अब क्योंकि अगेन यहाँ पर भी शिवलिंग के फ़ोटोज़ या वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने शिवलिंग की वीडियो नहीं ली है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पर दी। गुप्तेश्वर महादेव गुफा के एंड में देवीज फॉल का झरना जो है वो थोड़ा सा दिखता है, और फिर कुछ ऐसा दिखा जो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो जब मैंने झरने पर जूम किया तो मुझे शिव जी का चेहरा दिखा। अब ये सच्चाई है या भ्रम, ये तो खुद महाकाली जाने। गुप्तेश्वर से निकलकर हम आ गए देवीज फॉल, और ये गुप्तेश्वर के ऑपोजिट ही है। तो वो देखिए, वो वहाँ पर जो है वो है गुप्तेश्वर, और मेरे पीछे है देवीज फॉल। हमें होटल के मैनेजर ने बताया था कि देवीज फॉल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पानी भी कम है और ज़्यादा वहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा इस समय। लेकिन क्योंकि हम गुप्तेश्वर आ ही गए थे तो हमने सोचा कि देवीज फॉल भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर एक विशिंग वेल है, यानी कि मनोकामना कुआं। कुएं के बीचों बीच एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे देवी की प्रतिमा है, और सिक्का भी आपको उसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे डालना है। अगर सिक्का बाहर गिरता है तो एकदम नीचे चला जाता है। अब इसी चक्कर में मैंने और मेरे हस्बैंड ने 3-4 बार ट्राई कर लिया, हमारा तो एक भी सिक्का वहाँ पर टिका ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी सिक्के पड़े हुए थे। तो जैसे हम सिक्का डाल रहे थे वो दूसरे सिक्कों से टकराकर फिसलकर एकदम नीचे ही जा रहा था। देवीज फॉल से निकलकर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ, लेकिन ऑन द वे हमें शादी का इनविटेशन मिला मेरे हस्बैंड के पिछले ऑफिस के कलीग से। तो अभी बाहर से आए हुए हमें पूरा 1 घंटा, और अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में। मेरे हस्बैंड जो है वो अपने पिछले काम से किसी को जानते थे जो पोखरा में रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव की शादी पे इनवाइट किया है, तो हम जा रहे हैं शादी पे आज। और हाँ, वैसे शादी वाले कपड़े नहीं हैं, लेकिन अब इसमें काम चलाना होगा। अब हमारी कैब में बैठने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। तो आज जिन्होंने हमें इनवाइट किया है उनके फैमिली में एज एन उनके छोटे भाई के बेटी की शादी का रिसेप्शन है। फाइनली हम पहुंच कर वेन्यू पर, और सर के लिए बाहर वेट करने लगे कि कब सर आएंगे और फिर हम तीनों अंदर जाएंगे। वैसे यहाँ पर हर ओकेजन में डांस और गाना बिल्कुल मैंडेटरी है, तो आप अगर एक बार यहाँ पर आ जाए तो आप बचकर जा नहीं सकते, आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहाँ से सर हमको लेकर गए बैंक्वेट हॉल में। एक तरफ दूल्हा दुल्हन का स्टेज बना हुआ था, वहाँ पर सब जाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ खाना रखा हुआ था। तो पहले हमने वहाँ पर खाना वाना सब खाया, और उसके बाद सर हमें लेकर गए बाहर कि आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, लेकिन फिर जो है आपको नाचना होगा। वेल, नाचने में तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी, इसलिए जो भी ढोल बजाने वाले भैया थे सब पैकअप करके निकल गए। फिर मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेकर आ गए, और उन्होंने बताया कि जब वो आइसक्रीम लेने काउंटर पर गए तो पहले उनको वनीला वाला फ्लेवर दे रहे थे, लेकिन फिर जिनकी शादी है उनके पापा आए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तो इनके लिए अच्छी वाली आइसक्रीम निकालिए।
अब आइसक्रीम खाते खाते ही बहुत ज़ोर की बारिश आ गई। मेहमान भी धीरे धीरे निकल रहे थे। हमने सोचा कि और वेट नहीं करेंगे, कैब बुक करके हम होटल की तरफ निकल पड़े। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ब्लॉग, और जल्द ही मिलूँगी मैं आपसे एक और ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।